आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के बारे में। तो फाइनल अकाउंट है क्या? तो फाइनल अकाउंट जो है वो जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका एंड प्रोडक्ट होता है। वो एंड प्रोडक्ट ही हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य रहता है कि जब एक पार्टिकुलर पीरियड या स्पेसिफाइड पीरियड के अंत में हम जानना चाहते हैं, जब बिजनेस करते तो हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड के अंत में मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ? जर्नल में। आफ्टर दैट उसको पोस्टिंग करते हैं लेजर में, और लेजर के हेल्प से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस में कितने तरह के अकाउंट आते हैं? तुम सभी जानते हो कि हमारे अकाउंट जो है वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। यही 3 अकाउंट ही हमारे ट्रायल बैलेंस में होते हैं। तो इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के मदद से ही हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य होता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड के अंत में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंत में, अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं, अगर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 अप्रैल को और 31 मार्च उसका कंप्लीट होता है 1 ईयर, तो एक बिजनेसमैन जानना चाहेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है। ठीक है, उसके लिए वो क्या करता है कि फाइनल अकाउंट बनाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आता है हम पहले जर्नल में रिकॉर्ड करके लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर के मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में कितने तरह के अकाउंट आएंगे? तो जब भी आएंगे तो ये 3 ही तरह के अकाउंट आएंगे, या तो पर्सनल अकाउंट होंगे, या रियल अकाउंट होंगे, या नॉमिनल अकाउंट होंगे। इन्हीं 3 अकाउंट से हम बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस के सहायता से जब हम ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं तो सवाल यहाँ ये उठता है कि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में हम कौन से आइटम्स को डालेंगे और कौन से आइटम को बैलेंस शीट में डालेंगे। तो ध्यान देना, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में जो भी आते हैं वो नॉमिनल अकाउंट आते हैं। ये, और अगर कोई तुमसे ये सवाल कर दे कि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो है वो किस अकाउंट के नेचर का है, ट्रेडिंग है, पीएल है, ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और व्हाट डज योर नॉमिनल अकाउंट सेज? नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे वही जगह लेंगे ट्रेडिंग और पीएल में। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग में किस तरह के नॉमिनल अकाउंट आएंगे, यानी नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनका जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, और जितने भी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डालते हैं, और जितने भी सेल को छोड़ करके अदर इनकम जो भी होंगे उनका जगह जो होता है
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। और बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं? तो बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के जो भी ट्रायल बैलेंस में पर्सनल अकाउंट होंगे और रियल अकाउंट होंगे उनसे हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और जितने भी ट्रायल बैलेंस में नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनसे हम बना देते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, ऐसे हिंदी में इसको व्यापारिक खाता कहते हैं और इसको गुड्स अकाउंट भी कहते हैं। इसे क्यों गुड्स अकाउंट कहते हैं? तो अगर हम ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि सामान को खरीद करके लाए होंगे और बेचते होंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना। इसमें भी एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी इसके साथ जुड़ता है, तो वो उस पर अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कर रहे हैं। यानी कि ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी कोई गुड्स प्रोड्यूस कर चुका है, उसको हम खरीद करके ला रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो अगर मार्केट में कहीं से हम गुड्स को खरीद करके ला रहे हैं, ठीक है, और अपने गोडाउन तक ला करके जितने भी खर्चे आएंगे डायरेक्टली जो गुड्स पे पड़ते हैं, जो भी एक्सपेंसेज होते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहते हैं। जो गुड्स के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो गुड्स को मैंने परचेज किया, गुड्स को परचेज किया तो परचेज मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। अब वहाँ से मान लो हम कैरेज किए, गाड़ी के ऊपर उसको लाद करके अपने गोडाउन तक लाए, वो हो गया। उसके बाद जो ढुलाई दिए होंगे लेबर को माल को उतारने में, वो हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि वो गुड्स हम इंपोर्ट किए हों अदर कंट्री से, हम अदर कंट्री से परचेज करके लाए होंगे, तो उस समय क्या होगा? डॉक चार्ज होगा, इंपोर्ट ड्यूटी होगा। अगर क्वेश्चन में ये इंपोर्ट ड्यूटी दे दे, ये डॉक चार्ज दे दे, क्लियरिंग चार्ज दे दे, या फिर हो सकता है कि उसे ला करके हम कुछ एक प्रोसेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होंगे, तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड भी जो भी खर्च होंगे, जैसे फैक्ट्रीज में ला रहे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो तमाम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। क्लियर हो रही बात? अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो जैसे फैक्ट्री में क्या क्या खर्च हो सकते हैं, तो वाटर, गैस, फ्यूल, या फैक्ट्री रेंट, या फिर ये फैक्ट्री से जो भी रिलेटेड खर्चे होंगे वो तमाम खर्चे, और गुड्स को बिजनेस एंटिटी तक लाने तक का खर्चा या उसको सेलेबल बनाने तक का खर्चा जितने आते हैं उन तमाम खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से खर्चे आएंगे? यानी अगर मान लो बिजनेस अभी इनिशियली 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, परचेज होगा, परचेज से रिलेटेड खर्चे होंगे, या परचेज रिटर्न होंगे तो परचेज से परचेज रिटर्न को डिडक्ट करके हम दिखलाते हैं। उसके बाद कैरेज होंगे, फ्रेट होंगे, डॉक चार्ज होंगे, क्लियरिंग चार्ज होंगे, ऑक्ट्राई ड्यूटी होंगे, कस्टम ड्यूटी होंगे, ये तमाम, या इंपोर्ट होगा या इंपोर्ट ड्यूटी होंगे। इन तमाम चीज़ को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या हम शो करते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जो शो करते हैं वो सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न। अगर मान लो सेल्स किए हैं, उसमें से कुछ सेल्स का जो रिटर्निंग है हमने वापस कर दिया, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करके वो दिखलाएंगे। और ऐसा नहीं कि जब अगर हम ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कर रहा होगा उस दिन
हमारे बिजनेस में कोई ऐसा गुड्स जो होगा जो हम सेल कर रहे हैं वो हमारे पास बचा नहीं होगा, ऑल का ऑल ख़त्म हो चुका होगा, ऐसा कभी स्थिति नहीं आएगी। तो उस दिन जिस दिन मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है उस दिन तो बिजनेस में कुछ ना कुछ तो गुड्स बचे हुए होंगे, उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में दिखला देते हैं। और परचेज से रिलेटेड खर्चा और जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे उनका जगह बनता है ट्रेडिंग के डीआर साइड में। अगर मान लो ये कई साल से बिजनेस चला रहे हैं तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा करेंट ईयर में, अगर इस साल में अगर वो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करेंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो उसका भी जगह ट्रेडिंग के डीआर साइड में दिखलाते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस फिगर होता है वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होते हैं। इफ़ द क्रेडिट साइड इज एक्सीड टू द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड यानी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अगर एक्सेस से ज़्यादा है डेबिट साइड के सम से, यानी ओपनिंग स्टॉक परचेज और परचेज से रिलेटेड खर्चे और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, या कह सकते हो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है और परचेज और ओपनिंग स्टॉक, इन सब का सम का जोड़ से यानी अगर अधिक है क्रेडिट साइड का तो डिफरेंस फिगर जो होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। इफ द डेबिट साइड इज एक्सीड टू द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड का यानी ओपनिंग स्टॉक परचेज से रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जो है इसका सम अगर अधिक है क्रेडिट साइड का माने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक से, या फिर कभी कभी एक्सपोर्ट भी दे देता है तो उसका भी जगह ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। एक्सपोर्ट का मतलब मैंने गुड्स को सेल किया आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। अगर विद इन द कंट्री कर रहा है तो उसको सेल कर रहा है, बट अगर वही सेल हम अपने देश से बाहर कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कहते हैं, कोई दिक्कत। और तो इन दोनों का जो डिफरेंस फिगर होगा, अगर डेबिट का ज़्यादा है क्रेडिट का कम है तो इसे हम ग्रॉस लॉस कहेंगे, और अगर क्रेडिट का ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा वो सीआर साइड में डालेंगे, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसे हम डेबिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से आइटम को हम दिखलाएंगे और क्रेडिट साइड में कौन से आइटम को दिखलाएंगे, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे उन्हें डेबिट साइड में दिखला देंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम, वो डायरेक्ट इनकम तो मेरा सेल से होता है, बट सेल के अलावे और भी, जैसे मान लो कहीं से कमीशन मिला, रेंट मिला, अप्रेंटिस प्रीमियम मिला, या डिस्काउंट मेरे को मिला, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये सब हमारा डायरेक्ट इनकम नहीं अदर इनकम में यानी इनडायरेक्ट इनकम में आ जाते हैं। वो डायरेक्टली इनकम मेरा डायरेक्ट इनकम जो होता है वो हमारा सेल से होता है। सेल को छोड़कर यानी ट्रेड, वो मेरा ट्रेड नहीं था करना। क्लियर हो रही बात है? कहीं हमने बैंक में पैसा जमा किया, उस पर मेरा इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो मेरा ट्रेड नहीं है। ट्रेड ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, अदर इनकम में आ जाएंगे। तो ये जो इनकम होंगे इनको क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हम किसको कहेंगे? जो डायरेक्टली गुड्स पे ना खर्च किया। तो वो कौन कौन से खर्च हो सकते हैं कि जो डायरेक्टली गुड्स पे या फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे नहीं होते हैं
वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आते हैं। अब इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो सेल्समैन का सैलरी हो गया, जिस जगह पे ऑफिस रखे हैं उसका किराया हो गया। फैक्ट्री का किराया होगा तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, लेकिन ऑफिस का जो भी खर्चा होगा, सेल से रिलेटेड जितने परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं, सेल्समैन का सैलरी हो सकता है, कस्टमर को जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो हो सकता है। क्लियर हो रही बात है। मान लो हमने गुड्स को ऑन क्रेडिट पे बेचा, उसमें से कुछ पैसे डूब गए, बैड डेट हो गए, वो हो गया। उसके बाद जो हमारा एसेट्स हैं उसको यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम हो रही है वो भी हमारा एक एक्सपेंसेस ही है, उसे भी हम यानी एग्रेजुअली लॉसेज इन फिक्स एसेट्स इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन को भी हमने दिखलाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में दिखलाएंगे। उसके बाद ये तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हो गए। फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे, फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने लोन लिया, लोन बैंक से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट देना है। उसके बाद तुम्हारा मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चे हो गए, लीगल चार्जेज हो गए। यानी कहने का मतलब जो भी डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली गुड्स पे नहीं पड़ रहे हैं, जो भी डायरेक्ट गुड्स पे अगर नहीं पड़ रहे हैं खर्चे, जो ट्रेडिंग में डाल दिए खर्चे, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस बच गए, उन तमाम एक्सपेंसेस का जगह ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी जो ट्रेडिंग में हमने एक्सपेंसेस डाल दिया, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, उसके अलावा कोई भी खर्च अगर है, एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है, उसको हम पीएल अकाउंट के डीआर साइड में दिखला देंगे। और जितने भी इनकम्स होंगे अदर देन सेल के अलावे जो भी इनकम होंगे, वो तमाम इनकम को हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिखलाएंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का कम है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट हुआ। और जब डेबिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का अगर एक्सीड कर रहा है और क्रेडिट साइड का कम हो रहा है, तो डिफरेंस फिगर विल बी ट्रीटेड एज नेट लॉस। यही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालने के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट हमारा बिजनेस का क्या दिखलाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को, कि हमारे बिजनेस के टोटल कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं और कितने ऑनर्स का। यानी बिजनेस का जो भी एसेट्स होगा, बिजनेस का जो भी एसेट्स होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, या तो मालिक का होगा या तो बाहरी लोगों से कर्ज लिए होंगे। तो जो मालिक का पार्ट होगा, ऑनर का पार्ट हो गया, वो कैपिटल का पार्ट हो गया, और जो बाहरी लोगों से लिए हैं वही तो लायबिलिटी हुआ। बातें समझ में आ रही है। तो जितने भी एसेट्स होंगे उसको बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में दिखलाएंगे, और जितने भी कैपिटल और लायबिलिटीज होंगे उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में दिखलाएंगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमने पाया उसको क्या करेंगे, अगर
अगर बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुई हो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हुई होगी तो उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में ले जा करके ऐड कर देंगे। और अगर ड्राइंग होगा तो डिडक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लायबिलिटी साइड में दिखला देंगे। लायबिलिटी साइड में और क्या दिखलाएंगे, तो जो भी लोन होंगे, कर्ज लिए होंगे, लोन होंगे, मॉर्गेज लोन होंगे, क्रेडिटर्स होंगे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो। अभी एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी मैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाएंगे। एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होंगे, करेंट एसेट्स होंगे या नॉन करेंट एसेट्स होंगे, वो तमाम एसेट्स को एक साइड राइट हैंड साइड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कैपिटल, उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड कर देंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ड्राइंग दिया हुआ है उसे डिडक्ट कर देंगे। और जितने भी लोन होंगे, बैंक लोन हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट होंगे या फिर क्रेडिटर्स होंगे या आउटस्टैंडिंग किसी तरह का एक्सपेंसेस होंगे, उनको इधर दिखलाएंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस होंगे उसे एसेट साइड में दिखला देंगे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन किया गया है तो। एक बात और ध्यान देने की बात है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन किया हुआ होगा तो उसे सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखलाएंगे, उसका जगह ट्रेडिंग में नहीं होगा। और जो भी जहाँ तक जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट में, सबका क्लोजिंग स्टॉक बाहर ही दिया हुआ रहता है। दैट्स वाई उसका हम एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दिखलाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं इसको नेक्स्ट क्लासेज में बताएंगे। थैंक यू।